नमस्कार। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टीम का आपके साथ साथ बना रहे। जब भी कोई कानून, अधिनियम या नियम बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज हम बात करेंगे अपने घरों से बाहर काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से संबंधित एक कानून की। आजकल महिलाओं और लड़कियों का हर जगह यौन शोषण बढ़ा है। महिलाओं और लड़कियों की कार्यस्थल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। उनका अपने कार्यस्थल पर इज्जत से काम करना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर उनकी समानता, स्वतंत्रता और इज्जत की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 बनाया गया। इस अधिनियम को इंग्लिश भाषा में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेडेशल एक्ट 2013 कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस कानून के बारे में बताऊंगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता को लेकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए स्वस्थ वातावरण न होने की स्थिति में उनके लिए वहाँ कार्य करना मुश्किल हो जाता है। आज ऐसी अनेक वास्तविक कहानियां हैं कि कार्यस्थल पर महिलाएं और लड़कियां यौन उत्पीड़न के कारण अपने आप की काबिलियत को साबित नहीं कर पाती है। वे अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से या समाज के डर की वजह से आवाज़ नहीं उठाती है और कई बड़ी समस्याओं का शिकार हो जाती है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं प्राय डिप्रेशन व तनाव की शिकार हो जाती है। मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचने के कारण वो हर किसी पर से अपना विश्वास खो देती है। देखते ही देखते एक चरित्रवान, प्रतिभाशाली महिला या लड़की का कैरियर बर्बाद हो जाता है, जो कि प्रतिभाशाली महिलाओं की प्रतिभा के साथ एक बड़ा अन्याय होता है। आज के समय में लड़कियों और महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न एक बड़ी और व्यापक समस्या है। वर्तमान में एक लड़की व महिला को हर जगह बुरी नज़र का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर महिलाओं व लड़कियों को यौन उत्पीड़न यानी यौन शोषण का शिकार होते प्राय देखा जा सकता है। यौन शोषण कार्यस्थल से अभिप्राय उस सतह से है जहां पर महिलाएं काम करती है, जैसे स्कूल, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल आदि। स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल आदि कार्यस्थलों पर महिलाएं अपने बॉस और सहकर्मियों से यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। यहाँ तक कि वहाँ पर आने वाले ग्राहक आदि भी महिला कर्मियों पर बुरी नज़र रखते हैं। महिलाएं कानूनी जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होने की वजह से या कई बार अपनी आर्थिक या अन्य मजबूरियों के चलते अपने कार्यस्थलों पर बहुत कुछ सहने को मजबूर हो जाती है। इस एक्ट में कार्यस्थल को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। यदि यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर नहीं हुआ है तो ये एक्ट लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में महिलाओं के लिए प्रावधान है। अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि न केवल ऑफिस बल्कि वे सभी स्थान जहां महिला कर्मचारी कार्य के संबंध में जाती है उन्हें कार्यस्थल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी अपनी किसी महिला कर्मचारी को अपने एक ग्राहक से कुछ जरूरी कागजात लेने उस ग्राहक के ऑफिस में भेजती है और अगर उस दौरान महिला को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो इसे भी
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जाएगा, क्योंकि वह महिला उस दूसरे ऑफिस में अपने ऑफिस के कार्य के संबंध में गई थी। जरूरी है कि महिला कार्य के संबंध में किसी दूसरी जगह गई हो। ग्राहक के ऑफिस पहुंचने के दौरान अगर ट्रेवलिंग के दौरान भी यौन उत्पीड़न होता है तो वह मामला भी उसके ऑफिस की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने योग्य होता है। कार्यस्थल के संदर्भ में यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित महिला कर्मचारी हो। अगर कोई महिला एक ग्राहक के तौर पर या अन्य किसी कारण से अगर किसी कार्यस्थल पर जाती है और वहां पे यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह उस ऑफिस की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत कर सकती है। सन 2013 में महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर उनका यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 पारित किया गया। इस अधिनियम को जानने से पहले यह जानते हैं कि यौन उत्पीड़न क्या होता है। इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी ऐसा काम जो अवांछित यानी अनवेलकम्ड हो, यौन उत्पीड़न होगा। शारीरिक संपर्क या इसी तरह का एडवांस करना यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, इसी तरह के किसी तरह के सेक्सुअल फेवर की मांग करना यानी ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल टोन की टिप्पणियां करना यानी मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना यानी शोविंग पोर्नोग्राफी, अन्य किसी भी तरह का सेक्सुअल नेचर का अवांछित शारीरिक मौखिक या अमौखिक कार्य करना यानी एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। यौन उत्पीड़न को एक बार फिर समझे तो किसी महिला या लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए यदि एक स्विमिंग कोच किसी छात्रा को स्विमिंग सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। पर यदि वह स्विमिंग पूल के बाहर या क्लास खत्म होने के बाद छात्रा को छूता है और वह छात्रा इससे असहज महसूस करती है तो यह यौन उत्पीड़न माना जाता है। शारीरिक रिश्ता या यौन संबंध बनाने की मांग करना या इसकी किसी महिला से उम्मीद करना। उदाहरण के लिए यदि किसी विभाग का प्रमुख अपनी किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो ये यौन उत्पीड़न है। यौन स्वभाव की बातें करना। उदाहरण के लिए यदि एक संपादक एक युवा महिला जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है। अश्लील तस्वीरें, फिल्में, वीडियो या अन्य कोई सामग्री दिखाना। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला का सहकर्मी उसकी इच्छा के खिलाफ उसको अश्लील वीडियो या इमेज या वर्डिंग यानी शब्दावली या वर्ड्स शब्द भेजता है तो ये यौन उत्पीड़न है। कोई अन्य कार्य जो यौन प्रकृति के हों, जो बातचीत के द्वारा लिखकर या छूकर किए गए हों, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएंगे। यौन उत्पीड़न का मतलब किसी भी तरह का उत्पीड़न जो लिंग पर आधारित हो। यह उत्पीड़न कई तरह का और कई लेवल्स पे होता है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि केवल प्रत्यक्ष छेड़छाड़, बलात्कार या हिंसा ही यौन उत्पीड़न है, बल्कि लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न यौन उत्पीड़न होता है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि किसी महिला या लड़की से
उसकी बिना कपड़ों की तस्वीरें मांगना, इंटरनेट पर पोर्न साइट्स आदि देखने के लिए उसे उकसाना, इंटरनेट के माध्यम से उत्तेजक वीडियो या चित्र या ऐसे वीडियो या चित्र के लिंक भेजना आदि। अगर कोई महिला किसी पुरुष के किसी व्यवहार या कार्य से अपने आप को असहज महसूस करती है तो वह कार्य इस एक्ट के तहत उसके लिए अवांछित माना जाता है। महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसने किसी व्यवहार का एक्टिव या स्पष्ट विरोध किया या मौखिक रूप से विरोध जताया या नहीं। अगर उसने अपने कार्यस्थल पर अपने बॉस या किसी सहकर्मी के किसी व्यवहार से असहज महसूस किया तो वो अपने आप में काफी है। यह जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट खुलकर दिखने वाली कोई प्रत्यक्ष हरकत या काम हो। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट जमीनी तौर पर न दिखने वाला सूक्ष्म रूप में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ सेकंड के लिए महिला की कमर पे हाथ रखना, औपचारिक रूप से किसी मीटिंग में हाथ मिलाते हुए आमतौर पर स्वीकार्य सेकंडों यानी समय से ज़्यादा देर तक हाथ थामे रखना भी गलत माना जा सकता है। कार्यस्थल पर महिला को गले लगाया जाता है या गाल थपथपाए जाएं और महिला को असहज महसूस हो तो यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा। विशेष बात यह है कि महिला को असहज महसूस हुआ है या नहीं हुआ है, उसे वह हरकत या कार्य अवांछनीय लगा या नहीं लगा। इसी प्रकार वह यह भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा जहां किसी पुरुष के द्वारा किसी कार्यस्थल पर किसी महिला से सेक्सुअल फेवर की बात की जाए और वह महिला मना कर दे और ऐसे में मना कर देने वाली उस महिला के खिलाफ कार्य स्थल पर द्वेषपूर्ण माहौल बनाना, उसके जॉब संबंधी किसी मुद्दे पर उसके खिलाफ उसके हितों के विरुद्ध कोई एक्शन लेना, जैसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के मुद्दों पर उसे किसी तरह से धमकाना या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना, ये सभी कार्य सेक्सुअल हरासमेंट माने जाते हैं। यह एक्ट संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए लागू होता है। कार्यस्थल कोई भी ऑफिस आदि हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला कर्मचारी स्थायी कर्मचारी है या नहीं। ठेके या डेली वेजेस आदि पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को भी इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है। इस तरह का कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकता है, यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और ये कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका उसके किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ। जैसा कि इस अधिनियम में संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में यौन शोषण के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है और उसके लिए इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। संगठित क्षेत्र में यौन शोषण की शिकायतें असंगठित क्षेत्र में यौन शोषण की शिकायतें मुख्य रूप से लोकल कंप्लेंट कमेटी द्वारा सुनी जाती है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाता है। वहीं संगठित क्षेत्रों के लिए संबंधित एम्प्लॉयर यानी कि मालिक अर्थात काम देने वाला अपनी संस्था में ही एक कमेटी का गठन करता है, जिसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहा जाता है। सरकारी ऑफिस में विभाग का प्रमुख एम्प्लॉयर होता है। कई बार सरकार किसी और व्यक्ति को भी एम्प्लॉयर का दर्जा दे सकती है। निजी ऑफिस में एम्प्लॉयर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति पर कार्यालय के प्रबंध और देखरेख की जिम्मेदारी होती है। इसमें ऑफिस की नीतियां
बनाने वाले बोर्ड और समिति भी शामिल है। घर के संबंध में जिस व्यक्ति ने अपने घर में किसी घरेलू नौकरानी को काम पर रखा हो वह व्यक्ति एम्प्लॉयर होता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर संस्था या कंपनी अपने स्तर पर आंतरिक रूप से बनाती है, जो संस्था या कंपनी में होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को सुनती है। एम्प्लॉयर को यह सुनिश्चित करवाना होता है कि उसके द्वारा उपलब्ध करवाया गया कार्यस्थल सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है और वहां पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं होगा। वहीं लोकल कंप्लेंट कमेटी जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई कमेटी है, जो संस्था विशेष के मामले में नहीं सुनती बल्कि उन कार्यस्थलों से संबंधित मामले सुनती है जहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई गई है। उन कार्यस्थलों से संबंधित मामले जहां 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां शिकायत स्वयं एम्प्लॉयर यानी मालिक के खिलाफ है, घरेलू कर्मचारी यानी डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे सफाई करने वाली महिला, खाने बनाने वाली महिला, आया आदि की शिकायत के मामलों में अधिनियम के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ये कर्तव्य है कि वे अपने जिले में लोकल कंप्लेंट कमेटी की स्थापना करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यह भी कर्तव्य है कि वे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर और हर शहरी क्षेत्र में हर वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी सतह पर शिकायत दर्ज करवाने और उससे संबंधित लोकल कंप्लेंट कमेटी तक पहुंचाने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। इसी प्रकार अधिनियम के तहत हर संस्था या कंपनी जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करे। अगर एक कंपनी या संस्था कई लेवल्स पे जिसके ऑफिस हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हर स्तर पर किया जाना चाहिए। इस कमेटी में एक पीठासीन अधिकारी होती है जो सीनियर लेवल की महिला कर्मचारी होती है। 2 अन्य कर्मचारी होते हैं जो महिला अधिकारों के संदर्भ में जानकारी रखते हों और ऐसे मुद्दों के प्रति समर्पित हो। एक सदस्य बाहरी व्यक्ति होता है यानी आउटसाइडर होता है जो महिला मुद्दों पर काम कर रहे एनजीओ से जुड़ा व्यक्ति होता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होने चाहिए। यह एम्प्लॉयर की ड्यूटी है यानी मालिक की ड्यूटी है कि वह अपनी संस्था या कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करे। ऐसा न करने पर उसे अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। अगर एक एम्प्लॉयर यानी मालिक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन नहीं करता है तो उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत एम्प्लॉयर या मालिक का यह कर्तव्य है कि वह यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में वह अपनी संस्था या कंपनी में वर्कशॉप, ट्रेनिंग आदि करवाए और इस अधिनियम के बारे में महिला कर्मचारियों को जानकारी उपलब्ध करवाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से संबंधित जानकारी बड़े अक्षरों में संस्था या कंपनी की दीवार पर लिखवानी होती है ताकि उसे सभी महिला कर्मचारी और वहां पर बाहर से आने वाली महिला या लड़की आसानी से उसे देख वे पढ़ सके कि इस संस्था या कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं निदान अधिनियम 2013 के तहत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है और यहाँ पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न होने पर इस कमेटी से शिकायत की जा सकती है। स्थिति के अनुसार अधिनियम के तहत पीड़ित महिला उचित कमेटी में अपनी लिखित शिकायत दे सकती है। पीड़िता द्वारा शिकायत लिखित रूप में दी जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश
पीड़ित महिला लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सदस्यों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह लिखित शिकायत देने में पीड़िता की मदद करें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पीड़ित महिला पढ़ी लिखी नहीं है और वह लिखित में शिकायत देने में असमर्थ है तो वह कमेटी को इसकी जानकारी दे सकती है। कमेटी का कर्तव्य होगा कि वह उसकी इस विषय में सहायता करेगी। अगर पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक कारणों या किसी अन्य कारण की वजह से शिकायत करने में असमर्थ हो तो महिला की कोई सहकर्मी या उसका कोई कानूनी वारिस आदि शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में घटना की शिकायत तुरंत करनी चाहिए, परंतु यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना घटित होने के 3 महीने के भीतर भी की जा सकती है और अगर यौन उत्पीड़न 1 से अधिक बार हुआ है तो आखिरी बार हुए यौन उत्पीड़न के 3 महीनों के भीतर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, अन्यथा मामले पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर संबंधित कमेटी को लगता है कि पीड़ित महिला किन्हीं परिस्थितियों के चलते, किन्हीं कारणों के चलते शिकायत न कर सकी तो कमेटी 3 महीने तक के शिकायत करने का समय और भी बढ़ा सकती है, यानी वे 3 महीने बाद भी शिकायत कर सकती है। महिला द्वारा कमेटी के सामने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के बाद कमेटी आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए शिकायत की जांच करती है और महिला की शिकायत सही पाई जाती है तो एम्प्लॉयर यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कमेटी के सुझाव के अनुसार कार्रवाई करता है। दोषी को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, दोषी से लिखित में माफी ली जा सकती है या फिर दोषी की प्रमोशन या वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है या दोषी को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। यदि इस एक्ट के तहत कोई महिला किसी के खिलाफ झूठी शिकायत कर देती है और कमेटी ये पाती है कि महिला ने कानून का दुरुपयोग करने के लिए, एक्ट का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर झूठी शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित में माफी मांगी जा सकती है या फिर महिला की प्रमोशन या वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। महिला की किसी शिकायत को सिर्फ इसलिए झूठा नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी किसी शिकायत के पक्ष में कोई पर्याप्त प्रमाण यानी सबूत नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता महिला की शिकायत को झूठा ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत होना चाहिए। यदि पीड़ित महिला किसी कारण से कमेटी के पास ना जाना चाहे तो उसके पास क्रिमिनल लॉ के तहत भी कार्रवाई करने का अधिकार है और वह अपनी शिकायत दोनों जगह भी प्रस्तुत कर सकती है। हर सही महिला और लड़की को चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को मजबूर और असहाय ना समझे। जब भी वो कभी किसी यौन शोषण का शिकार हो या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की शिकार हो तो उसे तुरंत इसके विरुद्ध बिना देरी किए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यदि वह चुप रहेगी तो सामने वाला उसकी चुप्पी को उसकी स्वीकृति समझ लेगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए हर महिला को यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की जानकारी होनी चाहिए। इस एक्ट की कॉपी हर महिला के पास होनी चाहिए। मैं हर सुशील चरित्रवान लड़की और महिला को कहना चाहूंगा कि वो तेरे पंखों को कतरेंगे, तू अपने पंजों में ताकत भरना, वो जलाएंगे तुझे राख होने तक, तू उस राख से आग बनना।
धन्यवाद।